हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 4 कवर कर रहे थे। आज हम कवर करेंगे हमारा यूनिट 14 इन्वायरमेंटल एथिक्स। सबसे पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, एथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, 3 व्यूज़ अबाउट नेचर, एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, इन्वायरमेंटल इक्विटी, इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंटल रेसिज्म, रिलीजियस टीचिंग अबाउट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। तो ये सारे कंटेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं कहा जा रहा, बस बताया जा रहा है कि अभी तक में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के सारे इम्पैक्ट के बारे में पढ़ लिए, किस तरीके से इन्वायरमेंट पे थ्रेट है और इस थ्रेट के वजह से ह्यूमन लाइफ पे क्या असर हो रहा है, ये सारे चीज़ अभी तक में हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में। तो इसीलिए मूव करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक इथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा ये दो टर्म, इथिकल और अनइथिकल। तो बेसिकली इथिक्स क्या है, फिलॉसफी का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ फिलॉसफी नहीं पढ़ना, हमें जानना है कि इथिकल और अनइथिकल क्या है इजी लैंग्वेज में। तो इथिकल का मतलब क्या होता है, क्या सही है, और अनइथिकल का मतलब क्या गलत है। इथिक्स को अगर जनरली हम डिफाइन करें तो इसका मतलब आता है कि क्या सही है और क्या गलत है यूनिवर्सल बेसिस पे। तो नॉर्मली इथिकल वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, हेल्पिंग नेचर, ये सारी चीज़ यानी कि जो सही है, जो सभी लोगों में होने चाहिए। ठीक है ना, वो हो गए हमारे इथिकल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्या है अनइथिकल, ये क्या हो जाएंगे, लाइंग, चीटिंग, किलिंग, ये सारे क्या हो गए हमारे अनइथिकल वैल्यू, जो किसी में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो इथिकल मतलब क्या हो गए, जो सही है, जो होने चाहिए, और अनइथिकल का मतलब क्या है, जो गलत है, जो नहीं होने चाहिए। समझ गए आप इथिकल और अनइथिकल में डिफरेंस। इसके बावजूद इथिकल और अनइथिकल में एक डिफरेंस है। ठीक है, ये फिलोसफिकल बेसिस वाला डिफरेंस है। जैसे कि मान लो मैं किसी का मर्डर कर दी, तो क्या मैं सही हूँ, मैं तो अनइथिकल पर्सन हो गई ना, क्योंकि मैं दूसरे पर्सन को मार दी, किलिंग इज अनइथिकल। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हमारी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री से वार हो जाता है, तो उसमें हमारी कंट्री के सोल्जर दूसरे कंट्री के सोल्जर को तो मारेंगे, तो क्या वो भी अनइथिकल हो गए, नहीं, वो इथिकल है, क्योंकि उनके लिए क्या सही है, उस सोल्जर को मारना, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके लिए वो सही है। ठीक है, तो इसी के लिए वो इथिकली राइट हो गए। लेकिन मैं तो रॉन्ग हो गई, मैं अनइथिकल पर्सन हो गई, मैं यूं ही किसी को मार दी। ठीक है, तो यहाँ पे सही और गलत किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये चीज़ भी मैटर करता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इथिकल और अनइथिकल में क्या डिफरेंस है। तो इथिकल क्या हो गए, क्या सही है, और अनइथिकल क्या हो गए, क्या गलत है। और यहाँ पे हम सिचुएशन को भी देखेंगे। ठीक है ना, हम किस सिचुएशन में है, हमारे लिए उस वक्त वो करना सही है या नहीं। अगर हमारे लिए उस सिचुएशन में किसी को मार देना सही है, तो हम इथिकली करेक्ट हो गए, हम अनइथिकल पर्सन नहीं हुए। समझ रहे हो ना, तो ये हो गए दोनों में डिफरेंस, इथिकल और अनइथिकल। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे आ गया ना वर्ड इथिकल, यानी कि क्या सही तरीका होना चाहिए नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने का। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स। ये बेसिकली क्या है, एक डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन हम किसको कहते हैं, किसी सब्जेक्ट को जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या सही है इन्वायरमेंट के लिए और क्या गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिक मतलब क्या हुआ इन्वायरमेंटल एथिक्स का, कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट के बीच में मॉरल रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप, मॉरल रिलेशनशिप। हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, एक मॉरल रिलेशन हो गया ना। तो कोई भी रिलेशन कब अच्छा होता है, जब हम साथ में उसे अच्छे से निभाएं। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम ह्यूमंस अगर इन्वायरमेंट के साथ सही रिलेशन रखते हैं, मॉरल रिलेशनशिप, तो उसी के स्टडी को हम कहेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स की क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी नीड। तो इसके भी रीज़न होंगे। हमें सबसे पहला रीज़न देखना है न्यू इफ़ेक्ट्स ऑन नेचर। मैं आपको पहले भी बताई थी कि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने लगे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जब जब डेवलप होगा और हम जितने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारा इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होगा। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है, तो उसके लिए हमें इसे बताना होगा, हमें अवेयर करना होगा। तो न्यू इफ़ेक्ट जो हमारे नेचर पे आ रहे हैं, इनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें पढ़ाया जाता है इन्वायरमेंटल एथिक्स। इसीलिए हमारे भी बुक में इंक्लूड किया गया है इन्वायरमेंटल एथिक्स को,
ताकि हम समझें कि हमारे आसपास जितने भी मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और ये हमारे लिए कितना एक्सप्लॉइटिव है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें पढ़ाया जा रहा है इन्वायरमेंटल इथिक्स। तो ये सारे जो इफेक्ट हो रहे हैं हमारे नेचर पे, इसी के लिए ज़रूरत है इन्वायरमेंटल इथिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यू नॉलेज अबाउट नेचर। तो यहाँ पे भी आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सेंट्रिक में देखो, पहले क्या कर रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा मशीन बना रहे थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे। जैसे हमारे इंडिया में ही रेलवे एक्सपांड करने के लिए कितने ज़्यादा पेड़ों को काट दिए अंग्रेज। ठीक है ना, तो पेड़ काटे, तो उस वक्त जो पेड़ काटे उन्हें पता नहीं था कि इसका आगे जाके क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उन सारे का इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। तो नए नए नॉलेज आ रहे हैं सामने। पास्ट में हमसे जितनी भी गलतियाँ हुई है उन सारे का इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्स का जितना भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसका इफेक्ट सामने आ रहा है। ठीक है ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इसका इफेक्ट अब ना पता चल रहा है। जब लोग इंडस्ट्री लगा रहे थे उस टाइम में तो पता नहीं था कि ये इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करेगा इन्वायरमेंट में, लेकिन अब पता चल रहा है कि इन सारे से कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ठीक है, तो इस नए नॉलेज से बहुत सारे चीज़ सामने आ गए, जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ मैं आपको पढ़ाई थी, क्या क्या था, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और भी कई सारे चीज़। ये नॉलेज को कैसे टैकल करना है, इनके लिए ज़रूरत है इन्वायरमेंटल इथिक्स की। ठीक है, उसके बाद अगला है एक्सपांडिंग मॉरल कंसर्न। अब देखो, जिस तरीके से हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ मॉरल राइट्स, लीगल राइट है ना, तो अपने अंदर से सोचो कि जिस तरीके से हम फॉरेस्ट की, रिवर की, एनिमल्स की, इन सारे की जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं है ना। अगर इसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन सेम नेचर हमारे साथ करे तो क्या ये सही होगा? फिर तो हम कह देंगे कि ये सारी चीज़ गलत हो रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं ये सही है क्या? नहीं है ना। तो इस मॉरल कंसर्न की वजह से सामने आए हैं हमारे इन्वायरमेंटल इथिक्स। समझ गए? तो जिस तरीके से हमारे राइट है, हम अपने राइट को सिक्योर करके रखते हैं, हम अपने राइट को खोने नहीं देते हैं, तो क्या इसी तरीके से एनिमल्स का राइट नहीं है? इसी तरीके से फॉरेस्ट का राइट नहीं है? हम उसे एक्सप्लॉइट करें, ये सही तो नहीं है ना। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ क्या हो गए, इथिकल वैल्यू। हमें समझ आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। इतना ज़्यादा पेड़ काटना क्या सही है? नहीं है सही। ठीक है ना, तो ये सारे हो गए हमारे इथिकल वैल्यूज़। तो बुक में यही 3 रीज़न दिए गए हैं कि हमें इस 3 रीज़न के वजह से ज़रूरत है इन्वायरमेंटल इथिक्स की। क्लियर हो गया? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टर्म क्या कहना चाह रहा है, इथिकल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करो कि वो एक्सप्लॉइट ना हो। यूज़ करने से पहले ये समझो कि उसकी भी कुछ राइट है। ठीक है ना, जैसे हम अपने राइट को सिक्योर कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स की भी तो कुछ राइट है ना, हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इथिकली क्या सही होना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो हमें सिखाता है इथिकल यूज़। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 3 व्यूज़ अबाउट नेचर। तो नेचर के बारे में 3 व्यू दिए गए हैं, तो ये तीनों देख लेते हैं। सबसे पहला व्यू है द वेस्टर्न व्यू। वेस्टर्न में कौन कौन आ जाएंगे, हमारा यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन। तो वेस्टर्न के अकॉर्डिंग नेचर ह्यूमन के कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, ये वेस्टर्न का व्यू है। क्या कह रहे हैं वेस्टर्न, कि नेचर वॉज एलायन एंड हॉस्टाइल टू ह्यूमन बीइंग, इट हैड टू बी कनकर्ड। क्या कह रहे हैं कि नेचर को कनकर करना ये किसकी ड्यूटी है, हम ह्यूमंस की। ये नेचर को हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। देखो क्या बात करें ये वेस्टर्न वाले, यानी कि हमारे यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन। क्या ये सही है? आगे देखते हैं पहले। फिर दूसरा व्यू है हमारा द सिनेटिक। सिनेटिक मतलब चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम सिनेटिक। इनका कंसेप्ट है नेचर के बारे में कि नेचर ब्यूटीफुल है, परफेक्ट है, इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और हमें इनसे प्यार करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एकदम अपोजिट व्यू है वेस्टर्न से, है ना। सिनेटिक क्या कह रहे हैं कि नेचर बहुत ही परफेक्ट है, बहुत खूबसूरत है। ये एक एस्थेटिक व्यू दे रहे हैं। एस्थेटिक मतलब बहुत खूबसूरत व्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन बींग्स जो है ये नेचर का पार्ट है। हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और अपने कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हम ह्यूमंस नेचर के पार्ट है, हमारा कोई हक नहीं कि हम नेचर को कंट्रोल में रखें। ठीक है ना, तो सिनेटिक कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है द इंडियन। अब हम इंडियंस, हम तो नेचर की पूजा करते हैं, तो इंडियंस की नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो इंडियंस हमेशा ही नेचर को वैल्यू देते हैं। क्या कहते हैं ये कि नेचर इज़ अ मदर। नेचर क्या है, हमारी माँ समान है
और हम चिल्ड्रन को कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी माँ को बर्बाद करें। ठीक है, हम इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी माँ समान है। ये इंडियंस वैल्यू जो है हमारे स्पिरिचुअल बुक में लिखे गए, यानी कि हमारे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि नेचर क्या है, मदर है, शी इज़ अ गॉडेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉस्टाइल व्यू है वो वेस्टर्न वालों का है। वो कह रहे हैं कि नेचर को हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारे व्यू है। लेकिन सिनेटिक और इंडियन ये तो कह रहे हैं कि नेचर से हमें प्यार करना चाहिए, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और हमारा कोई हक नहीं है कि हम अपने नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करें। ठीक है, तो ये 3 व्यू आपको समझ में आ गया होगा नेचर के बारे में। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि हमारा क्या एटीट्यूड होता है नेचर के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, स्टीवार्डशिप, इकोफेमिनिज्म, बायोसेंट्रिज्म एंड इकोसेंट्रिज्म। इन चारों का मतलब हमें समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इसका मतलब होता है कि नेचर असाइन ग्रेटर वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि नेचर हम सभी के लिए सारी चीज़ दे दी है। इसीलिए एरिस्टोटल भी कहते हैं कि नेचर हैज़ मेड ऑल थिंग स्पेसिफिकली फॉर द सेक ऑफ मैन। यानी कि इजी लैंग्वेज में समझो, एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ह्यूमंस के लिए नेचर ने सारे ही चीज़ बना दी है। जिस चीज़ की ज़रूरत उन्हें है वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड है नेचर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन सेंटर्ड, यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सारे चीज़ नेचर में है ना। जैसे कि हवा है, पानी है, खाना है, हर चीज़ है। इसके अलावा भी डेली लाइफ के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल, डीजल, एनर्जी रिसोर्स। जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे वो सारे ही चीज़ आपको नेचर में मिल जाएंगे। इस तरीके से नेचर क्रिएट किया गया है। यानी कि इस टर्म में कहा जाता है गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस इन हिज ओन इमेज। समझ गए? तो नेचर तो हमें सब चीज़ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हमारी भी तो ड्यूटी है ना कि हम अपने इन्वायरमेंट को सही तरीके से रखें। तो क्या समझे हम कि नेचर में हमारे लिए सब कुछ है, तो हमारा फ़र्ज है कि हम इन्वायरमेंट को सही से रखें। ठीक है, अगला टर्म है स्टीवार्डशिप। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, स्टीवार्डशिप का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि स्टीवार्डशिप कहता है कि एक पर्सन अपने यूनिवर्स को, अपने इन्वायरमेंट को एक फैमिली मेम्बर की तरह समझे। जिस तरीके से हम अपने फैमिली को मानते हैं उस तरीके से समझे। यहाँ के ट्री, यहाँ के फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, ये सारे क्या है, हमारे फैमिली है। तो जिस तरीके का केयर हम अपने फैमिली के लिए शो करते हैं हमें इन्वायरमेंट के लिए भी शो करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही कह रहे हैं स्टीवार्डशिप। इसके अलावा भी स्टीवार्डशिप कभी साइंस को रिजेक्ट नहीं करते, ना टेक्नोलॉजी को अपोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा एक्सप्लॉयटेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम इसे अपोज करें, लेकिन साइंस का यूज़ इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है ना, तो मेनली हो क्या रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से। लेकिन हमें साइंस का, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना चाहिए, ये कह रहे हैं स्टीवार्डशिप। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या है, इको फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिज्म, यहाँ पे वर्ड एक आ रहा है ना, फेमिनिज्म। तो यहाँ पे बहुत सारे फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ना ही एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और स्टीवार्डशिप, इन दोनों से इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी फिलॉसफी हैं वो सारे पेट्रियार्कियल सिस्टम पे बेस्ड है। पेट्रियार्कियल सिस्टम मतलब मैन सुपीरियर है वुमेन से। तो ये जो इको फेमिनिज्म है ये एक न्यू विज़न है, यानी कि एक नया आइडिया है। इसका कॉन्सेप्ट है मदर नेचर का। ठीक है, नाम ही है फेमिनिज्म, यानी कि ये पूरी तरीके से डिनोट करेंगे फेमिनिस्ट कैरेक्टर, यानी कि कंसिडरेशन किसको किया गया, मदर नेचर को। पेट्रियार्की के अगेंस्ट है, इसीलिए क्या हो गया, मदर नेचर। तो मेनली यहाँ पे नेचर को डिनोट किया गया है वुमेन से। तो बताया जा रहा है कि ये जो नेचर का इकोलॉजी है ये एक वुमेन की बॉडी की तरह है, इसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रॉपर कंसंट्रेशन जो होता है इको फेमिनिज्म का वो होता है केयर की तरफ। ठीक है, तो बात यहाँ पे इको फेमिनिज्म मदर नेचर को बचाने की ही कर रहे हैं, लेकिन इनका टारगेट किस पे है, पेट्रियार्की पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कम और सोशोलॉजी ज़्यादा लग रहा है। फिर भी कोई नहीं, याद क्या रखना इको फेमिनिज्म में कि ये कह रहे हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और स्टीवार्डशिप, इससे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि सारे फिलॉसफी पेट्रियार्कियल सिस्टम पे बेस्ड है।
ठीक है। इन्होंने डिनोट किया इन्वायरमेंट को मदर नेचर से, और यहाँ से आर्ग्यू करते हैं कि हमारा जो इकोलॉजिकल नेचर है ये एक वुमेन की बॉडी की तरह है, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मोर और लेस क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म। देखो यहाँ पे जो दोनों टर्म है इनका थ्योरी एक ही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड अलग है, बायो और इको। तो बायो का मतलब क्या हो गया, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इको का मतलब क्या हो गया, हमारे रिवर, माउंटेन, रॉक। ठीक है, तो सबसे पहले बायोसेंट्रिक को समझो। इनका कहना है कि हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी कुछ वैल्यू है, उनके भी कुछ राइट है। ठीक है ना, फिर चाहे वो यूजफुल हो या ना हो। यानी कि सपोज मान लो कि कोई एनिमल है, उसका काम है या नहीं है ये मतलब नहीं रखता, लेकिन वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके भी कुछ राइट है, तो उसे हमें कंसीडर करना चाहिए, हमें उसे मारना नहीं चाहिए। यानी कि वो जानवर का कोई मतलब है या नहीं है ये हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके भी कुछ राइट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, इकोसेंट्रिज्म। ये भी सेम चीज़ कह रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि रॉक, रिवर, माउंटेन इसका यूज़ हो या ना हो ये मतलब नहीं रखता, लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि हम इसे सेव करें क्योंकि इसके भी कुछ राइट्स हैं। यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, हमारा मॉरल वैल्यू और राइट होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिज्म और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को सस्टेन करके रखें, इसे एक्सप्लॉइट ना करें। समझ गए, ये हो गया हमारा बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट। तो ये था टॉपिक में एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। आपको समझ में आ गए होंगे इन चारों टर्म का मतलब। नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके इसे देख लो, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कवर कर लिए हमारा एटीट्यूड टुवर्ड नेचर तक। कल के क्लास में हम कवर करेंगे इन्वायरमेंटल इक्विटी से लेकर इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस तक। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।